अवर चैनल टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोसिस के बारे में। बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम प्लीज आप हेटेरोसिस पर वीडियो बनाइए, इसलिए आज हम हेटेरोसिस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हेटेरोसिस किसी भी कॉम्पिटिटिव, आप जेआरएफ ले लीजिए या पर्टिकुलर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए, तो हेटेरोसिस उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सिर्फ जेआरएफ की बात करें तो हेटेरोसिस से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम हेटेरोसिस को देखेंगे, टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस देखेंगे, क्या होता है, इसमें कौन कौन सी हाइपोथेसिस आई है और उनके क्या क्या ऑब्जेक्शंस रहे, ओवरऑल इसका क्या यूटिलाइजेशन है। तो आज हम सब जानेंगे हेटेरोसिस के बारे में। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम इसमें आज बहुत सारे जेआरएफ के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेटेरोसिस, देखिए सबसे पहले हेटेरोसिस टर्म दिया था शेल ने 1914 में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि हेटेरोसिस टर्म किसने दिया था और कब दिया था। तो हेटेरोसिस टर्म शेल ने 1914 में दिया था। हेटेरोसिस को हम ट्रू हेटेरोसिस और यू हेटेरोसिस भी कहते हैं। हम इसे ट्रू और यू हेटेरोसिस क्यों कहते हैं, हम आगे इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाई हेटेरोसिस इज आल्सो नोन एज ट्रू हेटेरोसिस और यू हेटेरोसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेटेरोसिस होता क्या है। ठीक है, तो अब हमारी डेफिनेशन क्या है। हेटेरोसिस मे बी डिफाइंड एज सुपीरियोरिटी ऑफ एन F1 हाइब्रिड ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ फील्ड और अदर कैरेक्टर्स। देखिए हमारे पास P1 पेरेंट है, हमने उसको क्रॉस करा P2 कैरेक्टर के साथ। ठीक है, हमारे पास हाइब्रिड आई, हमारे पास F1 हाइब्रिड वेराइटी है। तो जो F1 हाइब्रिड वेराइटी है, अगर ये दोनों कैरेक्टर से कैसे सुपीरियर है, सुपीरियर ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। अब वो किसी भी टर्म में हो सकता है, वो हो सकता है यील्ड में सुपीरियर हो, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अच्छी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोसिस। आई रिपीट, हेटेरोसिस में भी डिफाइंड एज द सुपीरियोरिटी ऑफ एन F1 हाइब्रिड। क्योंकि हमारा F1 हाइब्रिड है, ये इसके दोनों पेरेंट से सुपीरियर है, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोसिस। ठीक है, तो ये भी हमने देखा हेटेरोसिस क्या होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस। जनरली यहां से भी क्वेश्चन काफी बार बन चुका है। तो सबसे पहले आता है एवरेज हेटेरोसिस। देखिए एवरेज हेटेरोसिस क्या होता है। हमारे पास P1 पेरेंट है, हमने उसका क्रॉस किया P2 से। P1 की वैल्यू, मीन वैल्यू है 10, P2 की मीन वैल्यू 6 है। अब इन दोनों का मिड पेरेंट है, या बोल सकते हैं इन दोनों का एवरेज हुआ 8। ठीक है, जिसे हम कहेंगे मिड पेरेंट। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों को क्रॉस किया, हमारे पास कौन सी वेराइटी आई, F1 हाइब्रिड आई। तो अब हम F1 हाइब्रिड को पेरेंट के साथ ना कंपेयर करते हुए, ठीक है, हम उसको कैसे करेंगे, उसके मिड पेरेंट से उसकी सुपीरियोरिटी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं एवरेज हेटेरोसिस। आई रिपीट, जब हम सुपीरियोरिटी पेरेंट से ना कंपेयर करते हुए अगर उसके मिड पेरेंट से कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एवरेज हेटेरोसिस। सेकेंड वन इज हेटेरोबैल्टियोसिस। ठीक है, हेटेरोबैल्टियोसिस में क्या होता है, देखिए आई रिपीट, हेटेरोबैल्टियोसिस में क्या होता है, ये हमारे पास P1 पेरेंट है, P2 पेरेंट है, इसका क्रॉस किया हमने तो हमारे पास F1 हाइब्रिड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, F1 हाइब्रिड है तो वो किससे सुपीरियर है, P1 से, या फिर हम इन दोनों में से कोई एक देखते हैं। हेटेरोसिस में हमने क्या करा, ये दोनों, इन दोनों से सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, P1 से भी सुपीरियर होना चाहिए, P2 से भी सुपीरियर होना चाहिए। वहीं पे हेटेरोबैल्टियोसिस क्या होता है, इन दोनों में से अगर किसी एक से भी हमारी अगर F1 जो हाइब्रिड आ रही है वो सुपीरियर है तो उसे हम कहते हैं हेटेरोबैल्टियोसिस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेटेरोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द सुपीरियर पेरेंट। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। अब तीसरी है यूजफुल, इकोनॉमिक एंड स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। यहां से क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि यूजफुल, इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड हेटेरोसिस क्या है। देखिए हमने एवरेज हेटेरोसिस और हेटेरोबैल्टियोसिस में किससे कंपेयर करा, उसके पेरेंट से। ठीक है, पर हम यूजफुल और स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक हेटेरोसिस में किससे कंपेयर करते हैं, उसकी चेक वेराइटी
वैरायटी से, किसी भी क्रॉप की चेक वैरायटी से जब हम कंपेयर कर रहे हैं इस F1 हाइब्रिड को, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यूजफुल, इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। प्लांट ब्रीडिंग में मेनली इसी मेथड का यूज किया जाता है, यहाँ पे इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। प्लांट ब्रीडिंग में या प्रैक्टिकल कोई वैल्यू है या प्रैक्टिकल कोई मेथड है तो वो यूजफुल, इकोनॉमिक, स्टैंडर्ड हेटेरोसिस है। क्वेश्चंस कभी कभार ये भी आ जाता है कि बताइए स्टैंडर्ड हेटेरोसिस कौन सा है, या फिर यूजफुल हेटेरोसिस को हम और क्या बोलते हैं। तो यूजफुल हेटेरोसिस को हम इकोनॉमिक हेटेरोसिस भी बोलते हैं और उसे स्टैंडर्ड हेटेरोसिस भी हम कहते हैं। तो ये अभी हमने देखा हेटेरोसिस, सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन देखा, फिर हमने उसके देखे टाइप्स। फर्स्ट इज एवरेज हेटेरोसिस, सेकेंड वन इज हेटेरोबैल्टियोसिस एंड द थर्ड वन इज यूजफुल एंड इकोनॉमिक हेटेरोसिस। फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी थी हेटेरोसिस की, उसके डेफिनेशन की एंड उसके टाइप्स की। अब हम बात करेंगे हेटेरोसिस की, हाइब्रिड विगर की। हमने बीडी सिंह में एक चार्ट भी दिया है तो अभी हम उसे भी डिस्कस करेंगे। लग्जूरियंस क्या होता है और हेटेरोसिस की हिस्ट्री क्या है, तो अभी हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चार्ट को समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हेटेरोसिस का 50% टॉपिक समझ में आ गया है और बाकी 50% हम समझ ही रहे हैं। तो देखते हैं हेटेरोसिस एंड हाइब्रिड विगर क्या होता है। फ्रेंड्स, हेटेरोसिस एंड हाइब्रिड विगर ना बहुत सिनोनिम्स है, एक दूसरे के बहुत सिमिलर टर्म्स है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए, हेटेरोसिस का हम दोनों एस्पेक्ट में बात करते हैं, इट कैन बी सुपीरियर, इट कैन बी इंफीरियर। मतलब जो हमारी F1 हाइब्रिड मिली है वो उसके पेरेंट से सुपीरियर भी हो सकती है और इंफीरियर भी हो सकती है। बट अगर हम हाइब्रिड विगर की बात करें तो हाइब्रिड विगर हमेशा उससे सुपीरियर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ सुपीरियोरिटी की बात करते हैं। इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट का नाम है पावर, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने कहा था द टर्म हेटेरोसिस शुड बी यूज्ड व्हेन द हाइब्रिड इज आइदर सुपीरियर और इंफीरियर टू बोथ ऑफ इट्स पेरेंट। कि मतलब हम हेटेरोसिस टर्म का यूज तब करेंगे जब उस जो अपनी F1 हाइब्रिड है वो अपने पेरेंट से सुपीरियर भी हो सकते हैं या फिर इंफीरियर भी हो सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जाना वाला क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था और कब दिया था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। एंड सेकेंड, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यह बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। आपको मैं बता देती हूँ कि जहाँ एकदम बेसिक सा डिफरेंस होता है ना, या बहुत माइनॉरिटी वाली चीज होती है, वहां पे क्वेश्चंस के बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो ये बात करी हमने हेटेरोसिस एंड हाइब्रिड विगर की। अब हम एक चार्ट की बात कर लेते हैं जो बीडी सिंह की बुक में दिया गया है। देखिए वो चार्ट क्या है। यहाँ पे हमारे पास एज वी नो दैट कि जब हम क्रॉस करते हैं, दो पेरेंट लेते हैं, P1 क्रॉस P1, P2 और उसकी F1 हाइब्रिड मिलता है। तो P1, अब हम यहाँ पे देखते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, पेरेंट ए P1 की वैल्यू है 10। ठीक है, पेरेंट बी उनकी मीन वैल्यू है 6 और F1 हमारी जो फर्स्ट F1 फीलियल जनरेशन होती है उसकी हाइब्रिड क्या हम यहाँ पे देखते हैं और उससे क्या रिलेटेड फेनोमेना यहाँ है हम उसे स्टडी करते हैं। ठीक है, जब हमने क्रॉस किया इन दोनों का, अगर जो हमारा F1 हाइब्रिड की मीन वैल्यू 10 से ज्यादा आती है तो मतलब वहां पे हेटेरोसिस हुआ है, मतलब वो सुपीरियर है दोनों पेरेंट से। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है, हेटेरोसिस। सेकेंड कंडीशन है कि जो 6 से भी कम आ रही है, ठीक है, तो वहां पे भी हेटेरोसिस हुआ है। वहां पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए की है 10, बी की है 6, अगर उनसे कम आ रहा है तो वहां पे हेटेरोसिस हुआ है, वहां पे इंफीरियोरिटी आई है तो वहां पर भी हेटेरोसिस हुआ है। अब कुछ और भी कंडीशन है, अगर सिर्फ 10 और सिर्फ 6 आए तो व्हाट अबाउट दैट। देखिए क्या होता है, अगर सिर्फ 10 आ रहा है तो मतलब कंप्लीट डोमिनेंस हुआ है, इसलिए वहां पे क्या है 10, मतलब इसके सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं। हेटेरोसिस अगर ये 10 है तो इसने कंप्लीट डोमिनेंस करा है, इसलिए यहाँ पे इसकी मीन वैल्यू क्या आई 10। तो ये कौन सा फेनोमेनन हो जाएगा, कंप्लीट डोमिनेंस का। एज सेम हियर, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये 6, इसके पूरे कैरेक्टर्स यहाँ आ गए तो इसकी F1 हाइब्रिड की वैल्यू मीन वैल्यू क्या आ गई 6। तो यहाँ पे भी कौन सा फेनोमेना हुआ है, कंप्लीट डोमिनेंस का।
अब बात आती है पार्शियल डोमिनेंस की, कि पार्शियल डोमिनेंस क्या चीज है भाई। तो 10 से कम और 8 से ज्यादा, तो वहां पे क्या हुआ है, पार्शियल डोमिनेंस। और 8 से कम और 6 से ज्यादा, तो वहां पे भी हुआ है पार्शियल डोमिनेंस। तो ये 8 कहां से आया, व्हाट अबाउट दैट 8, हम 8 की बात कर रहे हैं, तो 8 कहां से आया, तो वो 8 है इसकी मिड पेरेंट। मिड पेरेंट मतलब इन दोनों का एवरेज क्या है, 8। ठीक है, हमने एवरेज हेटेरोसिस में भी बात करी थी कि एवरेज हेटेरोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिड पेरेंट आया 8। तो अगर इससे कम और इससे ज्यादा, तो वहां पे भी पार्शियली डोमिनेंस हुआ है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स इसके आए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 8 से कम 6 से ज्यादा, तो वहां पे भी पार्शियली डोमिनेंस हुआ है, इसके कुछ कैरेक्टर्स आए, इसलिए 2 कंडीशंस क्या बन गई, पार्शियल डोमिनेंस की। लास्ट कंडीशन आती है नो डोमिनेंस। तो F1 हाइब्रिड की वैल्यू क्या आ रही है, 8, मतलब जो उसके मिड पेरेंट की वैल्यू है अगर वही आ रही है, तो वहां पे कौन सा फेनोमेनन होगा, नो डोमिनेंस का। तो ये हमने देखा इसका ग्राफ, कि इसका ग्राफ क्या स्टडी करता है, क्या शो कराता है, ये हमें हेटेरोसिस की कंडीशंस बताता है। कंप्लीट डोमिनेंस में कैसे होगा ये बताएगा, पार्शियल डोमिनेंस और नो डोमिनेंस, ये 4 कंडीशंस इस ग्राफ से हम स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है लग्जूरियंस। लग्जूरियंस क्या होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात करी थी कि हमने कहा था फर्स्ट में कि हेटेरोसिस को हम ट्रू हेटेरोसिस और यू हेटेरोसिस भी कहते हैं। तो अब लग्जूरियंस का मतलब क्या होता है, देखिए लग्जूरियंस में हम मेनली वेजिटेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए कहीं भी हमने हेटेरोसिस की बात करी, तो हेटेरोसिस में हमने कहीं भी वेजिटेटिव डेवलपमेंट की बात नहीं करी, हमने हमेशा उसमें उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की बात करी। पर लग्जूरियंस में हम हमेशा उसकी वेजिटेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लग्जूरियंस में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, तो उसमें हम वेजिटेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसलिए इसमें वेजिटेटिव डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम होगी और इसकी अडेप्टेबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। लग्जूरियंस इज एक्सप्रेस्ड बाय इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स दैट आर जनरली स्टेराइल और पुअरली फर्टाइल। यहाँ पे लग्जूरियंस में हम वेजिटेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, और उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो नॉर्मली क्या होते हैं, जनरली स्टेराइल होते हैं और पुअरली फर्टाइल। आप स्टेराइल बोल दो या उसको बोल दो कि वो पुअरली फर्टाइल होते हैं। तो ये बात करी हमने लग्जूरियंस की। नेक्स्ट है इसकी हिस्ट्री की, कब से हिस्ट्री कब से हेटेरोसिस की को स्टडी किया गया था। तो देखिए सबसे पहले इसको 1673 में स्टडी कर लिया गया था। कार्ल र्यूटर ने हाइब्रिड विगर की स्टडी आर्टिफिशियल टेम्बरबो में सबसे पहले रिपोर्ट करी थी 1673 में। उसके बाद डार्विन ने उसमें अपना कुछ काम करा था। उसके बाद बेल साइंटिस्ट आए थे जिसने इंटरवेराइटल हाइब्रिड्स पे काम किया था। और लास्ट में ईस्ट एंड शल आए जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा, उसकी स्टडी करी और उन्होंने मेज पे काम किया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ऐसी कौन सी वेराइटी है, सॉरी ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें हेटेरोसिस पे मतलब सबसे ज्यादा वर्क है, तो वो मेज है। हेटेरोसिस में अगर सबसे ज्यादा वर्क किया है तो वो मेज क्रॉप है, ठीक है। तो अभी हमने देखी इसकी हिस्ट्री, लग्जूरियंस, हमने टेबल को डिस्कस करा और साथ में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए लग्जूरियंस से क्वेश्चन बनता है, आप उसे अच्छे से देख लीजिए। हिस्ट्री में भी ईस्ट एंड शल से बनता है, क्वेश्चन मेज से बनेगा कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें सबसे ज्यादा हेटेरोसिस की स्टडी की गई थी, तो वो मेज क्रॉप है। उसके बाद हमने यहाँ देखा, हमने एवरेज हेटेरोसिस की बात करी थी, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो पावर साइंटिस्ट ने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और हेटेरोसिस एंड हाइब्रिड विगर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने देखा था लग्जूरियंस हेटेरोसिस की हिस्ट्री। अब हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है हेटेरोसिस का, वो है जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस, जिसमें 3 हाइपोथेसिस आती है। पहली आती है डोमिनेंस हाइपोथेसिस, सेकेंड वन आती है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस और थर्ड आती है एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हेटेरोसिस का, और यहीं से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस के बारे में।
डोमिनेंस हाइपोथेसिस से नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ हम डोमिनेंट अलील्स की बात कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। देखिए सबसे पहले डोमिनेंस हाइपोथेसिस को डेवेनपोर्ट ने 1908 में स्टडी किया था, उसे डिस्क्राइब और इलैबोरेट किया था ब्रूस कीबल एंड पेलो ने 1912 में। देखिए हम जानते हैं दो टाइप के अलील्स होंगे, एक डोमिनेंट अलील्स और दूसरे रेसेसिव अलील्स। डोमिनेंट अलील्स क्या होते हैं, अपने फेवरेबल इफेक्ट शो करते हैं, रेसेसिव अलील्स अनफेवरेबल इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ अलील्स और डोमिनेंस हाइपोथेसिस से क्या रिलेशन, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए डोमिनेंस हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि डोमिनेंट अलील क्या करते हैं, रेसेसिव अलील को मास्क कर लेते हैं, मतलब उसको छुपा देते हैं। जब उसको छुपा देते हैं तो सारे अलील्स कौन से शो होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स शो होंगे। यही है डोमिनेंट हाइपोथेसिस। देखो क्या है, हेटेरोसिस रिजल्ट फ्रॉम द मास्किंग ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेसेसिव अलील्स बाय देयर डोमिनेंट अलील। कि अगर रेसेसिव अलील्स के कोई भी हार्मफुल इफेक्ट को जब डोमिनेंट अलील छुपा देता है या उसको मास्क कर लेता है तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमने दो टाइप के ली हैं, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। उसका क्रॉस हमने किससे करवाया है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। देखिए अब यहाँ पे जो हेटेरोसिस है वो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है, मतलब उसके ये जो रेसेसिव अलील्स है इसके हार्मफुल इफेक्ट को डोमिनेट करने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हेटेरोसिस नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज नो डोमिनेंट अलील फॉर ए एंड सी। ठीक है, कि उसके लिए डोमिनेंट अलील्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे हेटेरोसिस नहीं हो सकता। सेकेंड कंडीशन है, देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल स्मॉल डी, कैपिटल डी, मतलब अल्टरनेट कंडीशंस देख रहे हैं। तो इसमें क्या कंडीशंस होगी, यहाँ पे हेटेरोसिस होगा तो क्यों होगा, देखिए इसके हार्मफुल इफेक्ट को मास्क करने वाला ये है, इसके कोई ये है। ठीक है, तो वो सब एक दूसरे के हार्मफुल इफेक्ट को डोमिनेंट अलील क्या कर लेंगे, मास्क कर लेंगे। तो हमारी F1 हाइब्रिड आएगी, उसमें क्या होगा, हेटेरोसिस होगा। देखिए एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट कॉम्पिटिटिव या पर्टिकुलर BHU में, आई डोंट रिमेम्बर दैट, कि बताइए ये ऐसे कंडीशंस दे दी गई थी, ये कंडीशन दे दी गई थी ये वाली, और बताइए कि इसमें हेटेरोसिस होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, ऑप्शंस दे दिए गए थे। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि उसको जो अल्टरनेट अलील्स है, तो रेसेसिव अलील्स को मास्क करने के लिए वहां पे डोमिनेंट अलील्स अगर प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहां पे हेटेरोसिस होगा। पर यहाँ पे कोई भी रेसेसिव अलील्स को डोमिनेट करने के लिए डोमिनेंट अलील्स है ही नहीं, तो वहां पे हेटेरोसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने देखा डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या है। ऑब्वियसली अब इसके कुछ ऑब्जेक्शंस भी होंगे। तो पहला ऑब्जेक्शन क्या है, फेलियर इन आइसोलेशन ऑफ इनब्रीड्स एज विगरस एज हाइब्रिड्स। क्या बोला कि जैसी F1 हाइब्रिड है, ठीक है, तो हमारे जो F2 हाइब्रिड है, ठीक है, इसके बाद जो F2 जनरेशन है इतनी ही विगरस होना चाहिए जितनी F1 है, तो वो इतनी विगरस क्यों नहीं होती, उसमें क्या, उसमें इतनी सुपीरियोरिटी क्यों नहीं आ पाती एज कंपेयर टू F1। तो यहाँ पे बात आती है लिंक्ड जीन्स की। देखिए क्या होता है, कुछ कुछ जीन्स लिंक्ड होते हैं जिसकी वजह से वो जो F2 जनरेशन है वो एज विगरस नहीं हो पाती एज कंपेयर टू F1 जनरेशन की। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट या इसको किसने बताया था, किसने एक्सप्लेन करा था, जोन्स ने 1917 में। क्या बोला था, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आर गवर्न्ड बाय मेनी जीन्स दैट आर लाइकली टू शो लिंकेज। जहाँ पे लिंकेज होता है जिसके कारण कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से F2 ज्यादा विगरस नहीं हो पाती है एज कंपेयर टू F1। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था। सेकेंड ऑब्जेक्शन था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए अगर हेटेरोसिस हो रहा है तो वहां पे कैसा वेरिएशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, चेंजेस होना चाहिए, वो बेटर से बेटर हमको नेक्स्ट जनरेशन में मिलना चाहिए।
पर यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है F2 में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पे इफेक्ट आ जाता है एनवायरमेंट का। तो एनवायरमेंट के इफेक्ट के कारण हमें यहाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो ये हमने देखा डोमिनेंस हाइपोथेसिस। डोमिनेंस हाइपोथेसिस में क्या हमने देखा कि हेटेरोसिस हमें कैसे मिलेगा? हेटेरोसिस इज द रिजल्ट फ्रॉम द मास्किंग ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेसेसिव एलील्स बाय देयर डोमिनेंट एलील। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्शंस देखिए, फेलियर इन द आइसोलेशन ऑफ इनब्रेड्स as bigger than hybrid, and second objection देखा symmetrical distribution in F2 due to environment। अब अपन देखेंगे second hypothesis, that is over dominance hypothesis and epistasis hypothesis। फ्रेंड्स अभी हमने देखी थी डोमिनेंस हाइपोथेसिस, अब हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस देखेंगे, वो है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस। अब देखते हैं कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या होता है। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस को सिंगल जीन हेटेरोसिस और सुपर डोमिनेंस भी कहते हैं। 1936 में ईस्ट ने एक स्टेटमेंट प्रपोज किया था, उन्होंने एक बात बताई थी कि जितनी ज़्यादा डाइवर्जेंट अलील्स होगी उतना ज़्यादा हेटेरोजाइगोट्स बनेंगे, उतने अच्छे हेटेरोजाइगोट्स बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा फिर हेटेरोसिस होगी। देखिए यहाँ पे लिखा इन 1936 ईस्ट प्रपोज्ड दैट heterozygotes for more divergent allele would be more heterotic than those involving less divergent alleles। इसका मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ 4 alleles है, A1, A2, A3 एंड A4। अब इसमें से सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में है? A1 एंड A4 में। और ये A1, A2, A1, A3 कैसी है? ये लेस डाइवर्जेंट अलील्स है। एंड A1 एंड A4 कैसी है? मोर डाइवर्जेंट अलील्स है। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्जेंट अलील होगी उतने ज़्यादा हेटेरोजाइगोट्स होंगे, उतनी ज़्यादा हेटेरोजाइगोसिटी होगी और उतना ही ज़्यादा फिर क्या होगा? उसमें हेटेरोसिस होगा। A1 एंड A4 इज मोर डाइवर्जेंट, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड सब्सटेंस इन हेटेरोजाइगोट्स। देखिए तो ओवर डोमिनेंस में क्या कहा जाता है कि जो हेटेरोसिस है इट इज द रिजल्ट फ्रॉम हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है, डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस के 2 स्टेटमेंट है। ओवर डोमिनेंस है उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था कि जो हेटेरोजाइगोसिटी है इट इज द रिजल्ट ऑफ हेटेरोसिस। ठीक है, डोमिनेंस हाइपोथेसिस में क्या कहा गया था? डोमिनेंस हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट था कि हेटेरोजाइगस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ हेटेरोसिस। हेटेरोजाइगोसिटी कभी भी हेटेरोसिस का रिजल्ट नहीं है। डोमिनेंस हाइपोथेसिस में कहा गया था कि उसमें हेटेरोसिस आता कैसे है? जब डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील्स को मास्क कर लेते हैं और जो इफेक्ट फिर वो शो कर रहे हैं वहां से वो हेटेरोसिस आ रही है। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट कहे गए हैं, एक है डोमिनेंस का और दूसरा है ओवर डोमिनेंस का। ठीक है, फर्स्ट वन इज ओवर डोमिनेंस, सेकेंड वन इज डोमिनेंस। तो ये अभी हमने देखी ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। थर्ड वन इज एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस। देखिए एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट, स्टिल वी आर सीइंग दैट व्हाट इज इट। इन 1952 गोविंद सजेस्टेड दैट influence of one locus on the expression of another locus may be involved in heterosis। हम जानते हैं कि एपिस्टेसिस में क्या होता है, एक लोकस अपना इन्फ्लुएंस दूसरे लोकस पे दिखाता है। तो इसमें भी यही कहा गया है, जो एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस में भी यही कहा गया है। गोवन ने 1952 में यही सजेस्ट किया था कि इसमें क्या होता है, जो लोकस है एक लोकस वो अपना इन्फ्लुएंस दूसरे लोकस पे दिखाता है और ये चीज़ हेटेरोसिस में इन्वॉल्व होती है। तो ये हमने देखी एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस। अब हमने तीनों हाइपोथेसिस देखी तो उसका कंक्लूजन क्या निकाला, व्हाट इज इट्स कंक्लूजन। देखो उसका कंक्लूजन ये रहेगा, हमने तीनों हाइपोथेसिस देखी, उसमें से जो सबसे ज़्यादा सजेस्ट या सबसे ज़्यादा उसको माना गया है वो हाइपोथेसिस कौन सी थी? डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा काम किया है और इसको ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त दी गई है। ठीक है, तो ये हमने देखी हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और साथ ही आज हम देखेंगे जेआरएफ में हेटेरोसिस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं और उसके अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती हैं उसके भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि उसमें से भी कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हमें इस पर्टिकुलर हेटेरोसिस टॉपिक पे किस चीज़ पे अपना फोकस डालना है। तो देखिए
यहाँ पे JRF का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर डोमिनेंस। अभी हमने देखा कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस को हम सिंगल जीन हेट्रोसिस और सुपर डोमिनेंस भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हेट्रोसिस कैन बी फिक्स्ड बाय। हेट्रोसिस हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? हेट्रोसिस फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो हमारी F1 फीलियल 1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स आए वो कैरेक्टर्स F2 में भी जाना चाहिए और अनदर जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन से वही कैरेक्टर्स उनमें भी जाना चाहिए। तो उसका फिक्सेशन कैसे करें? तो वो 3 टाइप से फिक्सेशन होती है। एक एपोमिक्सिस से, ठीक है, सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज पॉलीप्लॉइडी। ये तीनों कंडीशन होती है तब जाके हेट्रोसिस फिक्सेशन होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड वन इज लग्जूरियंस मीन्स। देखिए मैंने आपको अभी जब हमने वीडियो का स्टार्टिंग करा था तब मैंने आपको कहा था कि हेट्रोसिस को ट्रू हेट्रोसिस और यू हेट्रोसिस कहते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए जो लग्जूरियंस होता है ना, इसे हम ज्यूडो हेट्रोसिस कहते हैं, ठीक है। ज्यूडो हेट्रोसिस का क्या मतलब होता है? हेट्रोसिस में हम मेनली रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे बात कर रहे हैं, पर ज्यूडो हेट्रोसिस में हम काय पे बात करते हैं? उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पे बात करते हैं। इसलिए लग्जूरियंस को ज्यूडो हेट्रोसिस कहा गया था, और जो हेट्रोसिस है उसे ही ट्रू हेट्रोसिस और यू हेट्रोसिस कहा गया था। तो देख क्या होगा, लग्जूरियंस मीन्स ऑब्वियसली अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कम होगी, ये भी होगा इसका आंसर। मोर वेजिटेटिव ग्रोथ, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द ऑप्शन। एंड लैक ऑफ एडॉप्टिवनेस, ये भी इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स, ठीक है, सॉरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ तो क्वेश्चन था, एंड दिस इज इट्स आंसर कि किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए है वो? हाइब्रिड्स के लिए। हमारा मेन पर्पस क्या है? हेट्रोजाइगोसिटी लाते हैं और हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि जो हमारा हाइब्रिड बन रहा है उसमें क्वालिटी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हो, जैसे हम चाहते हैं, यील्ड अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। तो हेट्रोसिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स। तो ये 4 क्वेश्चंस एग्जाम में JRF में पिछले समय में पूछे गए हैं। अब यहाँ 2 क्वेश्चन और है जिसमें मैंने नंबर डाला है 1 और 2। ये एक्चुअली में JRF में तो नहीं पूछे गए हैं, पर ये कॉम्पिटिटिव स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो म्यूटेशनल हेट्रोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम डोमिनेंस जीन एक्शन एंड बैलेंस्ड हेट्रोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर डोमिनेंस एक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इट मे चांसेस कि ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं हमें हमारी एग्जाम में। तो आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने हेट्रोसिस देखा, हेट्रोसिस के बाद उसका डेफिनेशन देखा, उसके हमने टाइप्स देखे, उसके बाद हमने उसके हाइपोथेसिस देखे, उसमें हमने एक हिस्ट्री देखी, लग्जूरियंस देखी, हाइपोथेसिस में हमने डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने JRF के क्वेश्चंस देखे कि हेट्रोसिस पे क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।